नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दिव्या और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में 2024 के लिए जो नोबेल पुरस्कार हैं उनके लिए घोषणा की गई है और अलग अलग फील्ड्स में आप देख सकते हैं प्रेस्टिजियस लोगों को यहाँ पर नोबेल अवार्ड्स मिल रहे हैं। अभी अगर हम बात करें तो हाल ही में फिजिक्स के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम जो बुद्धिता है इसके जनक कहे जाने वाले दो प्रोफेसर्स को दिया गया है। तो इस सेशन में हम समझेंगे कि कौन है ये दो प्रोफेसर्स, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और क्यों इन्हें बोल सकते हैं नोबेल अवार्ड से यहाँ पर एक प्रेस्टिजियस अवार्ड इन्हें दिया गया है। साथ ही में एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से इनका एप्लीकेशन है हमारे डेली यूज़ में, और हम नोबेल प्राइज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे कि नोबेल पुरस्कार की यहाँ पर शुरुआत किस तरह हुई है। राइट, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इट इज़ रिलेवेंट विद जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आइए समझते हैं क्या रहा है चर्चा में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2024 के जो नोबेल पुरस्कार हैं फिजिक्स के अंदर, भौतिकी के अंदर, वो जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है। सो काइंडली रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज टू प्रोफेसर। नाम है इनका हॉपफील्ड एंड हिंटन। ठीक है, किसके लिए? एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो दो शोध करता है, यहाँ पर इन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कंट्रीब्यूशन में जो इनके जनक माने जाते हैं, राइट, एआई के, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही में बोल सकते हैं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल जो नेटवर्क्स है इसमें भी कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें अवार्ड दिया है। आगे हम समझेंगे कि क्या होती है मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स, पर एक तरह से अगर हम बात करें तो इनके जो शोध किए गए हैं, आज हम चैट जीपीटी, बार्ड, जेमिनाई जो भी यूज़ कर रहे हैं, बोल सकते हैं जिस तरह से कार्स बनाई जाती है, जो वो सेल्फ ड्रिवन कार्स होती हैं, आपके फेशियल रिकग्निशन के लिए जो जो भी सुविधाएं हैं, थंब प्रिंट आप लगाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एआई के माध्यम से अब करी जा रही है। पर एआई की जो शुरुआत हुई है वो 1980 में हुई है, उसके जनक ये लोग हैं। राइट, तो आज जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास रहता है। अब अगर हम बात करते हैं हॉपफील्ड के बारे में, तो हॉपफील्ड एक अमेरिकन वैज्ञानिक है मतलब एक अमेरिकन आपके साइंटिस्ट है जिन्होंने जैविक भौतिकी के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। जैविक भौतिकी क्या होता है? बायोलॉजिकल फिजिक्स। सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर इन्होंने दो जो विषय होते हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स, राइट, जिसको हम फिजिक्स और जो बायोलॉजी है, इनके कॉम्बिनेशन में इन्होंने यहाँ पर कुछ नई रिसर्च या नया शोध करके कुछ नया सिस्टम यहाँ डेवलप किया है कि एक तरह से हम फिजिक्स की कुछ एलिमेंट्स और बायोलॉजी के कुछ एलिमेंट्स का यूज़ करके कुछ एक नया सिस्टम डेवलप करें। राइट, तो यहाँ पर हॉपफील्ड का कंट्रीब्यूशन तो बायोलॉजिकल फिजिक्स के अंदर रहता है। और हिंटन की अगर हम बात करें तो ये आपके ब्रिटिश कैनेडियन साइंटिस्ट हैं और इन्हें मेजरली एआई के जनक या फादर ऑफ एआई, मतलब इनका बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए। और दोनों ही आपके जो यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, इनका जो प्रभाव है वो हम आज के मॉडर्न एआई में देख रहे हैं। राइट, चाहे मशीन लर्निंग ले लो या चैट जीपीटी ले लो, किसी भी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो आप अभी यूज कर रहे हैं, इसके पीछे की बोल सकते हैं जनक ये दोनों प्रोफेसर कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए एक सवाल है कि यहाँ पर पहले भारतीय का आपको नाम बताना है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन या मदर टेरेसा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए समझते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमने न्यूज़ को समझा, हमारा विषय क्या है आज का। अब हम समझेंगे कि हम किस तरह से पूरी इस न्यूज़ को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम नोबेल प्राइज के बारे में समझेंगे, फिर मशीन लर्निंग का मीनिंग समझेंगे, डीप लर्निंग का मीनिंग समझेंगे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में समझेंगे और क्या क्या हमारे जो प्रोफेसर्स हैं इनका यहाँ पर योगदान रहा है, क्या क्या यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। क्लियर? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नोबेल प्राइज के बारे में, तो नोबेल प्राइज एक प्रेस्टिजियस
प्राइज है, अवार्ड है, जो कि 6 डिफरेंट फील्ड्स में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा 6 डिफरेंट फील्ड्स हैं। ओरिजिनली जब ये शुरुआत हुई थी तब 5 फील्ड्स के अंदर दिया जाता था, जिसमें भौतिकी, रसायन, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, लिटरेचर और पीस, ये 5 फील्ड्स थी जिनके अंदर नोबेल प्राइज दिया जाता था। पर इसके बाद 1968 के अंदर 6th यहाँ पर फील्ड निकाली गई, जिसमें आर्थिक विज्ञान या इकोनॉमिक साइंसेस को भी इंक्लूड किया गया, राइट। तो 6 फील्ड्स में आपको नोबेल प्राइज मिलता है। अब अगर हम बात करें कि कब ये एस्टैब्लिश हुआ, कब से इसकी शुरुआत हुई, तो एल्फ्रेड नोबेल करके एक स्वीडिश साइंटिस्ट हुआ करते थे, यू हैव टू रिमेंबर हिज नेम, राइट, जिन्होंने अपनी बोल सकते हैं जो अपनी संपत्ति का बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर जो प्रतिशत है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और बोल सकते हैं पीस के अंदर लगा दिया। मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उनकी जो फॉर्च्यून है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा इन अवार्ड्स के अंदर दिया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला जो नोबेल प्राइज है वो 10 दिसंबर 1901 को दिया गया। 1896 में इनकी मौत हो जाती है। और यहाँ से इन फील्ड्स में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको महत्व देने के लिए, उनका सिग्निफिकेंस यहाँ पर वर्ल्ड वाइड मतलब बोल सकते हैं ग्लोबली बताने के लिए इस नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई। पहला नोबेल प्राइज 10 दिसंबर 1901 को दिया गया। ये सारे प्राइजेस जो दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम बोल सकते हैं स्वीडन में दिए जाते हैं, राइट। तो ये आपका कुछ बैकग्राउंड रहा है किसका, नोबेल प्राइजेस का। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग क्या है, तो जिस तरह से हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं उसी का एक उपभाग है मशीन लर्निंग। आप जानते होंगे कि कंप्यूटर में आपको कोई भी रिजल्ट या आउटकम चाहिए तो उसके लिए ऑलरेडी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं। मतलब वो जो भी काम करेगा उसके लिए कुछ प्रोग्रामिंग उस कंप्यूटर में करी हुई होती है जिसके आधार पर वो आपको रिजल्ट देता है। पर मशीन लर्निंग एक तरह का बोल सकते हैं उपभाग है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का, जो बिना हर एक कार्य के मतलब हर एक कार्य के लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो ये स्पष्ट रूप से भी अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं करोगे तो भी खुद से ही इसमें इतनी क्षमता है कि ये मशीन के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से आपको एक स्पष्ट रिजल्ट देने के लिए यहाँ पर बोल सकते हैं प्रभावी होता है। तो अगर आप हर एक कार्य के लिए एक स्पष्ट प्रोग्रामिंग भी नहीं देते हैं तो भी ये एक बोल सकते हैं अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर आपको कुछ ना कुछ डिसीजंस यहाँ पर दे देता है। दैट इज मशीन लर्निंग। और इसी का एक और सबसेट होता है डीप लर्निंग। जब आप बहुत सारे, अगर आपको बहुत ही मतलब बोल सकते हैं इंसान की तरह कुछ डेटास या बोल सकते हैं कि इंसान की तरह रिजल्ट्स चाहिए, जैसे कि किसी इमेज को पहचानना, किसी साउंड को पहचानना, ध्वनि को पहचानना, राइट, किसी भी तरह का जो बोल सकते हैं बुद्धिमत्ता के साथ जो इंसान करता है उसी को यहाँ पर करने के लिए डीप लर्निंग को यहाँ पर लाया गया, जो कि मशीन लर्निंग का ही उपभाग है। और ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा सबसेट्स का यूज करके इस तरह के रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करता है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस या ह्यूमन ब्रेन को यहाँ पर मैच करे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इमेज रिकग्निशन हो गया, आपकी सेल्फ ड्रिवन कार्स हो गई, जो बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग के आधार पर कार चलती है बिना इंसान के। तो इस तरह की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से मानव मस्तिष्क की तरह ही काम करता है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा जटिल यहाँ प्रोग्रामिंग करी जाती है, जिससे ये क्या करता है उस डेटा को लेकर और यहाँ पर वही रिजल्ट देता है जो एक ह्यूमन ब्रेन कैप्चर करता हो। तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। चाहे वो फेस रिकग्निशन हो, चाहे वो सेल्फ ड्रिवन कार हो, ये सारी चीज़ें आपकी एआई के माध्यम से ही चलती हैं, राइट। तो ये एप्लीकेशंस रहे कुछ आपके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के। अब बात करते हैं हम कि हॉपफील्ड का क्या योगदान रहा है और हिंटन का क्या योगदान रहा है। तो सबसे पहले अगर हम हॉपफील्ड के योगदान की बात करें तो आपको मैं फिर से अगर कहूँ कि शुरुआत में हमने जब कंप्यूटर्स बनाए तो कंप्यूटर एक ही काम को बार बार दोहरा रहा था। मतलब अगर आपने 1+1 2 की प्रोग्रामिंग उसमें डाल रखी है तो जब भी आप इसको सर्च करेंगे या आप जब भी इस इंस्ट्रक्शन को इनपुट करेंगे तो वो आपको उसी अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। तो एक ही बोल सकते हैं काम को बार बार दोहराना आपके शुरुआती कंप्यूटर्स में हुआ करता था।
पर ह्यूमन ब्रेन किस तरह काम करता है कि अगर मैं 1+1 की जगह 1 × 1 कर दूँ, 1/1 कर दूँ, कुछ इस तरह का कर दूँ, मतलब उसमें कुछ चेंजेस या परिवर्तन लाने हो, और अगर कंप्यूटर में उस तरह की डेटा इनपुट नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं की गई है, तो वो रिजल्ट नहीं दे पाता, राइट। तो पहले से इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे पहले के कंप्यूटर्स के अंदर। तो एक नया विचार आया कि क्या कंप्यूटर को हम इतना सक्षम बना सकते हैं कि इंसान की तरह वो याद कर सके, सीख सके, आपकी सूचना को यहाँ पर पहचान सके और निर्णय ले सके, मतलब डिसीजन ले सके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसी आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर क्या हुआ, विचार का जन्म हुआ कि ह्यूमन मस्तिष्क या इंसानी मस्तिष्क के इंसानी मस्तिष्क की तरह ही क्या हम कंप्यूटर को इतना सक्षम बना पाएंगे कि वो खुद के आधार से निर्णय ले पाए, सोच पाए, समझ पाए, कुछ बदलाव कर पाए, राइट। तो 1980 तक कोई भी बड़ी शोध नहीं हुई थी, कोई बड़ी रिसर्च नहीं हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और फिर यहाँ पर हॉपफील्ड आते हैं और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो न्यूरो साइंस या बोल सकते हैं मनोविज्ञान में रहता है। इन्होंने ये पाया कि हम किस तरह से फिजिक्स और मनोविज्ञान को मिक्स करके, मतलब फिजिक्स और न्यूरो साइंस को कंबाइन करके कुछ नया आउटकम ला सकते हैं, और जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरोलॉजिकल न्यूट्रॉन, राइट, जिसके बारे में हमने शुरुआत में भी देखा कि किस तरह से हमारा मस्तिष्क में बहुत सारी न्यूरॉन्स हैं जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है और हमें एक इस तरह की बुद्धिमत्ता देती है कि हम किसी सही या गलत को पहचान पाए और एक निर्णय ले पाए। तो इसी तरह से हॉपफील्ड ने क्या किया कि हमारी जो मनोविज्ञान है, न्यूरॉन्स है, उनका यूज करके और फिजिक्स को कंबाइन करके हम इस तरह की एल्गोरिदम बनाए जो एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकें। हम मशीन्स में वो इनपुट करें और वो एक तरह से इंसान की तरह ही एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले सके। तो इसे हम कहते हैं कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, मतलब आर्टिफिशियल न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क, जो सिर्फ मानव मस्तिष्क की तरह ही काम करता है, राइट। तो यहाँ पर हॉपफील्ड ने एक तरह का नेटवर्क बनाया, और इस नेटवर्क में अगर हम देखें तो कंप्यूटर को व्यक्तिगत इकाइयों की बजाय क्या दिया गया, संपूर्ण नेटवर्क यहाँ पर संरचना आयोग करके, और बोल सकते हैं कि किस तरह से उसे पैटर्न याद रखना है और सीखना है, उसको यहाँ पर इस तरह से डेवलप किया गया कि वो एक इंसानी मस्तिष्क की तरह ही काम करे। तो ये तो अगर हम बात करते हैं तो हॉपफील्ड का कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं तो वो है हिंटन का योगदान। हिंटन ने हॉपफील्ड के काम को ही क्या किया, आगे बढ़ाया, और उन्होंने एक डीप न्यूरल नेटवर्क, मतलब एक काफी बोल सकते हैं कि डीप तंत्रिका नेटवर्क का विकास किया। इस तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया कि वो कॉम्प्लेक्स, मतलब जटिल कार्य भी कर पाए। और इनका एक मेथड काफी ज्यादा यहाँ पर बोल सकते हैं चर्चा में रहा है, जिसे हम कहते हैं बैक प्रोपोगेशन मेथड। बैक प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा तंत्रिका, मतलब आर्टिफिशियल हम नेटवर्क बनाए जो गलतियों से सीख सकता है, राइट, मतलब टू लर्न एंड इम्प्रूव ओवर टाइम, समय के साथ वो सीखे और यहाँ पर अपनी गलतियों को सुधारे, राइट। तो डेटा के आधार पर उन्हें ट्रेन किया जाता है और पैटर्न को विकसित किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपने इनपुट डाला है सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, ये अपनी गलतियों से भी सीखने के लिए और नए डेटा को प्रोसेस करके निर्णय लेने का यहाँ पर सक्षम रहता है, राइट। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इन्होंने एक बोल्ट्जमैन मशीन भी इंट्रोड्यूस करी, जो कि क्या करती है, इंस्ट्रक्शंस का यूज करती है, और अगर आपने बोल सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से सही इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिए हो तो भी वो अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर क्या करती है, निर्णय लेती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में, तो चैट जीपीटी में अगर आप कोई भी सवाल पूछोगे, अगर आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या अगर आप पूरी तरीके से उसे लिख नहीं पा रहे हैं, तो चैट जीपीटी क्या करता है, अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर जो भी उसमें डेटाबेस स्टोर्ड है उसमें यहाँ पर कुछ ना कुछ परिवर्तन करके, या फिर बोल सकते हैं आपके क्वेश्चन आपने पूरा सही से इंस्ट्रक्शन दिया भी नहीं है तो भी वो पहचान पाता है, अपनी टेक्निक और डेटा को इस्तेमाल
इस्तेमाल करके कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं और एक सही जवाब देता है, राइट। तो इस तरह के बोल सकते हैं एडवांस्ड एआई टूल्स हो गए। साथ ही में जो इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं टेक्निक्स है, एप्लीकेशंस है जो हम देखते हैं डेली यूज़ में, राइट, चाहे वो आपकी ऑटोमेटिक कार्स हो या फिर बोल सकते हैं आपकी विजुअलाइजेशन हो, आपकी जो फेशियल रिकग्निशन हो, साउंड, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फ़ोन के अंदर प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी भी बोल सकते हैं कि साउंड को सुन के डिटेक्ट करके और आपको गाना बता देते हैं कि ये कौन सा गाना है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है और बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं न्यूरल नेटवर्क्स यहाँ पैटर्न्स डेवलप किए गए हैं कि अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर यहाँ पर इस तरह के टूल्स निर्णय ले सके। तो एआई के जनक यहाँ पर ये दो प्रोफेसर रहे हैं, इनका क्या योगदान है मैंने आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करी है। अब शुरुआत में मैंने जो आपको सवाल बताया है, एक बार फिर से वो सवाल है कि सबसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन या मदर टेरेसा? इसका जवाब आप कमेंट्स में दें। हमारे बैच 1499 में जीए फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। आरएस का फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच आपके लिए उपलब्ध है। एसबीआई पीओ या फिर आरआरबी टेस्ट सीरीज आपके लिए हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। साथ ही में अगर आप किसी और पीसीएस एग्जाम, चाहे वो यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरआरबी, आरपीएफ, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। करंट अफेयर्स भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल एंड फॉर एनी इश्यू यू कैन कॉल अन कॉल सेंटर। ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज पर मिल जाएगी। धन्यवाद।